पहला क्वेश्चन है 123 युद्ध अभ्यास हाल ही में चर्चा में है, यह किन देशों से संबंधित है, किन देशों के मध्य हुआ है? तो भारत फ्रांस के बीच 1963 से ही चलती आ रही है। ये जो हमारी बायलैटरल एक्सरसाइज है भारत और फ्रांस के बीच में, बायलैटरल मतलब सिर्फ दो कंट्री के बीच में, नेवी एक्सरसाइज, ये बायलैटरल नेवी एक्सरसाइज है। इट मींस कि ये वहाँ की नेवी के साथ में होती है, दोनों कंट्रीज की नेवी करती है। कहाँ पर हुई है ये? अरेबियन सी में, है ना। ये तो पोजीशन तो पता ही है तुमको कि अरेबियन सी कहाँ पर है। अगर हम ऐसे लेते हैं ना इंडिया को इस तरह से, तो बेटा ये वाला जो है इसको तो कहते हैं बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल, और इसको कहते हैं, ये वाला जो सागर है इसे कहते हैं अरेबियन सी। ये अरेबियन पेनिनसुला के पास है ना, इसलिए इसे अरेबियन सी कहते हैं। इसे बे इसलिए कहते हैं क्योंकि बेटा ये तीन तरफ से वाटर से घिरा रहता है, एक तरफ से पानी से। ठीक है, तो भारत फ्रांस के बीच में 123 युद्ध अभ्यास हुआ है, जो कि बायलैटरल नेवी एक्सरसाइज है, और ये बहुत हिस्टोरिकल नेवी एक्सरसाइज है। आई थिंक मैंने डेट तुमको गलत बोल दी, इसका था हाँ 1993 से चलती आ रही है। तो ये सिंस 1993 नेवल एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच में होती है। नाम भी पूछ लेते हैं, और ये जो है ना एक नंबर में आ जाती है। और पता है हम क्या करते हैं, हम पढ़ के नहीं जाते, हमें ये होता है कि ये कौन पूछेगा, ये तो कोई पूछेगा नहीं। बट बेसिकली इन पे भी क्वेश्चन आते हैं कि कोई एक्सरसाइज किसी कंट्री के साथ चल रही है, एक नंबर में आराम से आपका ये हो जाएगा। तो बस इतना याद रखना है, 1993 से है, काफी हिस्टोरिक है। इतना लंबा हमारे और किसी के साथ रिलेशन नहीं है जितना लंबा फ्रांस है, क्योंकि फ्रांस इज ए लिबरल कंट्री और हम भी लिबरल ही है। बाकी कंट्री से हमारी उतनी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती जितनी फ्रांस से करती है। ठीक है, नेक्स्ट है सबमरीन नंबर 841 किस देश की प्रथम न्यूक्लियर सबमरीन है? और इसका दूसरा नाम है हीरो किम कुन ओके। तो वो तुमको पता ही है, किम जोंग उन एडवेंचरस पर्सन, तो वो ऐसे ऐसे एडवेंचर भी करते रहते हैं कि अब सबमरीन भी न्यूक्लियर बना दी। ठीक है, तो अभी रिसेंटली न्यूक्लियर सबमरीन का वहां पे टेस्ट हुआ है जापान और वो सी में। ठीक है, तो न्यूक्लियर सबमरीन तो समझ गए, न्यूक्लियर है, उसमें एटम वगैरह है, नीचे से न्यूक्लियर हमले भी हो सकते हैं। ठीक है, तभी तो वो हाइड्रोजन बम का भी करते रहते हैं वो टेस्ट। तो ये किसने किया है? नॉर्थ कोरिया ने। सिर्फ एक ही कंट्री है ये जो इस तरह के टेस्ट ये करते रहते हैं। तो इसका नाम है, इन्होंने रखा है हीरो किम, किम के नाम पे रखा है, किम जोंग उन के किम कुन ओके। ठीक है, तो ये याद रखना, नॉर्थ कोरिया की सबमरीन है जो कि फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन है किसी भी कंट्री का। आई थिंक अभी तक किसी के पास न्यूक्लियर सबमरीन है नहीं, तो ये इनका एडवेंचर करते रहते हैं। अब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के किस स्थान पर एम्बेसी निर्माण की घोषणा की है? तो इन्होंने बेटा एक इंडोनेशिया है, लाइक कि अगर हम यहाँ से लगाएंगे ना इंडिया से अगर हम छोटा सा ऐसे लगाएंगे तो यहाँ पर कुछ आइलैंड है। ठीक है, यहाँ जो आइलैंड है ये जावा, सुमात्रा, ये सब इंडोनेशियन आइलैंड है। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पास एक आइलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया है, इसके पास एक आइलैंड है जिसका नाम है तिमोर लेस्टे। जो तिमोर लेस्टे है ये भी एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है इंडोनेशिया से, क्योंकि वो आसपास के जो आइलैंड है यही ऑक्यूपाई कर लेते हैं उसको। तो तिमोर जो है ये इंडोनेशिया ने ही ऑक्यूपाई कर रखा है। और यहाँ पे अब हमारी इसकी दिल्ली में, जो कैपिटल सिटी दिल्ली है, वहां पर इसकी वो लगाई जाएगी एम्बेसी। एम्बेसी मतलब हमारे हाई कमिश्नर, इंडिया के हाई कमिश्नर वहां पे बैठेंगे, ऑफिस बनेगा पर्टिकुलरली। ठीक है, तो एम्बेसी बनाई जाएगी, ये याद रखना। दिल्ली कैपिटल सिटी ऑफ तिमोर लेस्टे, और तिमोर लेस्टे कहाँ पर है? ये एडमिनिस्टर होता है इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया में एक छोटा सा आइलैंड है, वहां की है ये राजधानी दिल्ली। ठीक है, फ्यूजिना वेंटर हाल ही में चीन द्वारा खोजा गया एक ऐसी प्रजाति का। फ्यूजिना वेंटर बेसिकली अब इसके फॉसिल्स मिले हैं साउथ चाइना में, और जो चाइनीज रिसर्चर है उन्होंने रिसर्च करके ये बताया है
कि ये एक काइंड ऑफ पक्षी के जैसा दिखने वाला डायनासोर है। जैसे पक्षी दिखता है ना, सेम उसके जैसा दिखने वाला डायनासोर है। और ये 148 से 150 मिलियन ईयर्स पुराना है और साउथ चाइना में ये पाया गया है। और फ्यूजिना वेंटर, अगर देखो देखना चाहो तो वैसे तो इन लोगों ने डिकोड कर लेते हैं ये लोग फ्यूजिना वेंटर। वही तो होता है, गलती नहीं है। जैसे कुछ ऐसी जगह पर दब जाते हैं ना, जो बोन्स होती है ना, बोन्स कैल्शियम की बनी होती है, उसका डिके होता रहता है, बट बोन्स टोटली कहते हैं ना कि डिकम्पोज नहीं होती। देखो बड़ा सुंदर सा है ये। आई डोंट नो कि देखो विजिबल तो होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। अगर अगर पूरा देख रहा है ना तो एड्रेस मांगते हैं ये लोग भी, पूरी मार्केटिंग करनी है इनको। देखो ये है जस्ट इंक्रीज, इट्स लाइक पक्षी के जैसा, बर्ड के जैसा दिखने वाला है फिजिना विंटर, इसका नाम रखा गया है। और ये चाइना में मिला है और इट्स अ काइंड ऑफ डायनासोर। ठीक है, ये डायनासोर की ही एक प्रजाति है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि बोन्स वगैरह इनकी डिकम्पोज क्यों नहीं होती। तो बेटा बोन्स जो है बेसिकली कैल्शियम की बनी होती है। कैल्शियम जो है वो डिकम्पोज होने में टाइम लेता है। ठीक है, कैल्शियम अगर सॉलिड हो जाता है ना, सालों साल, कैल्शियम की कोई भी चीज डिकम्पोज होने में टाइम लेती है बहुत। जैसे कार्बन भी हमारी बॉडी हो जाती है, हमारी बोन्स नहीं होती। बट अगर बोन्स की अगर हम अभी भी बात करें तो कहीं भी रेलिक्स जो होते हैं वो मिल जाते हैं, बोन्स कभी भी डिके नहीं होती। हमारी जो स्किन है, जो भी डिकम्पोजिबल वाला पार्ट है वो डिके हो जाता है, पर बोन्स नहीं होती। तो इनकी बोन्स मिली हैं। फॉसिल्स का मतलब क्या है, बोन्स मिली हैं। बोन्स में फिर वो पूरे उसमें नहीं मिलता कि पूरा सांचा मिल गया, थोड़ी थोड़ी चीजें मिल गई। हाँ, जैसे वो ना एक नाइट्रोजन नाइट्रोजन और एक सॉल्यूशन होता है। वो सॉल्यूशन ना आप उसकी बॉडी पे जब लगा देते हैं ना, मम्मी बनाते हैं या कुछ भी, तो वो एयर से उसका कांटेक्ट खत्म हो जाता है। जब एयर से कांटेक्ट किसी भी चीज का तुम खत्म कर दोगे ना, वो चीज खराब नहीं होगी कभी भी। जब भी तो जैसे कोई भी चीज रखी जाती है तो कहते हैं ना कि ढक्कन ढीला मत छोड़ो, टाइट करके रखो, हवा अंदर नहीं जानी चाहिए। तो वो जब लेप लगा देते हैं तो एयर से कांटेक्ट नहीं हो पाता, और एयर से कांटेक्ट नहीं होगा तो कोई माइक्रोब नहीं आएंगे उसके पास, वो डिकम्पोज नहीं होगा। तो इसलिए मम्मी जो बनाते हैं ये लोग, इनकी मम्मी सालों साल तक ये लोग सेव कर लेते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया, जब कोई भी मृत पशु या कोई भी चीज लैब में रखी जाती है, लैब में तुमने देखा नहीं वो ऐसी की ऐसी दिखती है, खराब नहीं होती, तो सॉल्यूशन में रखी जाती है इसलिए कि एयर से उसका कांटेक्ट खत्म हो जाता है। मैं बताया था तुम्हें शायद, हमारे बायोलॉजी के लैब में कोबरा रखा था, इतना इतना बड़ा कोबरा सॉल्यूशन में, तो वो ऐसे लगता था रियल में ही निकल के बाहर हमें काट लेगा। सीरियसली वो रियल लगता था। तो और वो रियल कोबरा था, उसको सॉल्यूशन में रखते हैं, हम मना कर दिया। अब शायद गवर्नमेंट भी इस चीज के वो है कि लैब में कहीं भी अब जीवित पशु नहीं रखे जाते, जीवित या उनको मार के। हाँ, क्रुएल्टी में आ जाता है वो, क्रुएल्टी टू एनिमल। वो कहते हैं कि अगर आपको कोई भी खोज वोज करनी है तो नॉर्मली करो, टेस्टिंग वगैरह नहीं कराएंगे। तो ये है फ्यूजिना वेटर, अभी साउथ चाइना सी में मिला है और मैंने फोटो दिखाई है। फोटो दिखाने से लग रहा शुतुरमुर्ग से के जैसा। ठीक है, तो ये पक्षी के जैसा एक डायनासोर है। अब हाल ही में सफेद सांबर हिरन पाया गया है। अब तुम ये बताओ, ये जो सांबर हिरन है ये सफेद रंग की होती भी है? कभी तुमने हिरन देखी है तो किस रंग की देखी है? हाँ हाँ, समवेयर ब्राउन, और समवेयर मतलब बिल्कुल सफेद तो होती नहीं है। हाँ, तो बेटा इसको क्या है, जो ये पाई गई है सांबर सफेद रंग की, तो ये पूरी सफेद नहीं है, ये हल्की सी पेल है। ठीक है, इसकी स्किन कैसी है, पेल है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर काइंड ऑफ होता है कि जीन्स में पिगमेंटेशन इधर उधर हो जाते हैं, उसकी वजह से ये चेंज हो जाती है। अब पिगमेंटेशन भी मैं बता रही हूँ कौन सा है, ये बीमारी कौन सी थी, ल्यूसिज्म। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसे कहते हैं ल्यूसिज्म। ल्यूसिज्म में क्या होता है, पिगमेंटेशन के जीन जो है ना वो
चेंज हो जाता है, उसकी वजह से इनकी स्किन पेल दिखती है। तो ये बहुत रेयर चीज है, ये हर किसी में नहीं होता। अगर नॉर्मल सांबर तुम देखोगे तो नॉर्मल सांबर का कलर कुछ समवट ब्लैक होती है, समवट ब्राउन होती है, बट पूरी तरह से सफेद नहीं होती है, पूरी तरह से पेल नहीं होती। ठीक है, तो ये सांबर लेक अभी कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाई गई है, कर्नाटक में। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर मैं पिगमेंटेशन की बात बताऊं जेनेटिक की, तो तुमने कुछ ऐसे वो देखे हैं अल्बानीज उनको कहते हैं, एक एक वो होते हैं जिनकी पूरी स्किन वाइट होती है, होते वो इंडियन ही है, हम उन्हें देख के पहले ये कहते थे ये अंग्रेज है उसके कलर को देख के, बट वो एक डिसऑर्डर होता है, वो जीन्स में कुछ चेंज हो जाता है। और एक और चीज है, एक बच्चा था, उसकी मॉम बिल्कुल मतलब हमारे जैसी डस्की स्किन, उसके पूरे परिवार में सबकी डस्की स्किन, उसके फादर की भी डस्की स्किन, बट उसकी जो आईज थी वो ब्लू थी और उसकी स्किन ऐसे थी जैसे कि ब्रिटिशर्स की स्किन हो। तो ये बहुत रेयर होता है किसी किसी में, जो जीन में कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, ये पिगमेंटेशन पे डिपेंड करता है, ये चीज है। अगर कोई तमिलनाडु में, ये मैं बता रही हूँ तुम्हें, क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई बच्चा तमिलनाडु में हो उसे तुम कश्मीर ले जाओ तुरंत, कश्मीर में रखो, जितने भी दिन रख सकते हो, उसका चेंज हो जाएगा कलर, देख लो, आई गारंटी। क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है। चलो नेक्स्ट देखो, कोको गाफ चर्चा में है, इनका संबंध किस खेल से है? तो देखो 19 इयर्स की एक लड़की है, 19 इयर्स की, जिसका नाम है कोको गाफ। जो कोको गाफ है, इन्होंने टेनिस में अभी यूएस ओपन जीता है, ओनली 19 ईयर की एज में, बहुत कम उम्र में इन्होंने यूएस ओपन जीत लिया है। ठीक है, ये टेनिस की खिलाड़ी है, 19 ईयर्स ओल्ड है कोको गाफ। ठीक है, अभी अभी इन्होंने यूएस ओपन जीता है। तो पूछ लेते हैं कि सबसे कम उम्र में टेनिस का यूएस ओपन हाल ही में किसने जीता, तो वो कोको गाफ ने जीता है। अब नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन सदस्य बना, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बेटा हम बहुत बात कर रहे थे अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन है क्या? बेसिकली 1963 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, 55 मेंबर्स की ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, जिसका नाम बदल करके बाद में रख दिया था अफ्रीकन यूनियन। और यही अफ्रीकन यूनियन हाल ही में G20 का परमानेंट मेंबर बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, आचार्य विनोबा भावे की जयंती कब मनाई जाती है? कब मनाई जाती है आचार्य विनोबा भावे की जयंती? ये 11 सितंबर को। देखो आचार्य विनोबा भावे जो हैं वो हमारे रनाउंड फ्रीडम फाइटर हैं। ठीक है, ही वॉज अ इंडियन सोशल रिफॉर्मर और he also chosen as individual सत्याग्रही, फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही। ठीक है, वो फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही के तौर पर भी ये चुने गए थे महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, और जो विनोबा भावे हैं ये सबसे ज्यादा किस लिए जाने जाते हैं बेटा? भूदान आंदोलन के लिए। भूदान जैसे तुम समझ रहे हो जमीन से रिलेटेड है। तो जो लैंडलेस फार्मर थे, लैंडलेस फार्मर बेटा उनके पास जमीन नहीं होती थी, और जिन किसानों के पास जमीन नहीं होती थी उन्हें किसी और की जमीन पर, यानी जमींदारों की जमीन पर क्या करना पड़ता था? कल्टीवेशन करना पड़ता था। और उसकी वजह से क्या होता था? उनका एक्सप्लॉइटेशन होता था, क्योंकि वो उनसे बहुत ज्यादा टैक्स ले लेते थे कि तुमने इतना उगाया है, इस पे हमें इतना दो। जैसे कि बटाई, एक वर्ड सुना है तुमने? शेयर क्रॉपिंग, मतलब तुमने ऐसे सुना है कि किसी पर्सन की, सपोज किसी किसान की जमीन नहीं है, वो किसी और की जमीन पे उगा रहा है, तो जिसकी वो जमीन पे उगा रहा है ना, उस प्रोड्यूस का उसको कुछ भाग उसको देना पड़ता है। ठीक है, रेंट के तौर पे, उसे रेंट भी कह सकते हैं, रेंट के तौर पे उसे देना पड़ता है कि भाई उसकी जमीन पे उगा रहा है। बट पहले क्या करते थे, जमींदार फिक्स नहीं करते थे और बहुत ज्यादा वसूल लेते थे किसानों से। तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था कि जिन किसानों के पास जमीन नहीं है उनको जमीन दान में दी गई थी, बिना पैसे के।
तो इसलिए ये विनोबा भावे ने, तो इसलिए ये जाना जाता है भूदान आंदोलन के नाम से, विनोबा भावे का नाम आता है, आचार्य विनोबा भावे। और ये हमारे फ्रीडम फाइटर भी थे, इंडिविजुअल सत्याग्रह में भी इन्होंने पार्ट लिया था और ये महात्मा गांधी के साथ इन्होंने काम भी किया। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? देखो बेटा कितनी बुरी हालत हो गई है इस वाले इंडेक्स में हमारी, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वो तो तुमने देखा होगा, न्यूज चैनल तो हमारे देखने लायक ही नहीं है। खैर सी प्रेस फ्रीडम क्या होता है कि प्रेस को, मीडिया को अपनी कंट्री में कितनी बोलने की आजादी है, ठीक है। तो अब तुम देख लो 180 कंट्री में से हम 161वें नंबर पे है, तो तुम इससे लगा सकते हो अंदाजा कि कितनी बोलने की आजादी है। तो बेटा इस वाले इंडेक्स में सबसे पहले हम नंबर 1 की भी बात कर लेते हैं। कौन कौन हो सकता है नंबर 1 पे? नॉर्वे इज ऑन नंबर 1 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। नॉर्वे इट्स अ स्कैंडिनेवियन कंट्री और यूरोपियन कंट्री, नॉर्वे ये पहले नंबर पे है और आयरलैंड, ठीक है, इसके बाद है आयरलैंड। तो ऑब्वियस सी बात है फ्रीडम इंडेक्स वहीं पर ज्यादा सही होगा, हमारे यहाँ तो यही हालत है। अच्छा गैस सी, गैस हु इज ऑन द 180? 180 नंबर पे कौन हो सकता है? तुम्हारा डिस्कशन मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 180 नंबर पे कौन हो सकता है? गैस द कंट्री, गैस द कंट्री के इतनी वर्स्ट स्टेज पे 180 पे कौन हो सकता है? चाइना इससे थोड़ा सुथरा हुआ है, चाइना है 179 पे। देखो चाइना जो है ये 179 पे है। अब 180 की बात आई है, 180 पे इससे भी बुरा कौन हो सकता है? जिसकी सबमरीन बनी है अभी, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन वाला। तो नॉर्थ कोरिया जो है बेटा ये 180 नंबर पे है। इट मीन्स के वहां की मीडिया को कोई फ्रीडम नहीं है। अगर किम जोंग उन नहीं चाहेगा तो दुनिया को कुछ पता नहीं चलेगा। ये सबमरीन भी टेस्ट हुआ है, किम जोंग उन ने चाहा तो हमें ये बात पता चली है, तब वहां की मीडिया ने ये रिवील किया, नहीं तो वहां की मीडिया का पूरा कंट्रोल किम जोंग उन के हाथों में है, ठीक है। तो देख रहे हो कि कितनी वर्स्ट स्टेज है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, चाइना और नॉर्थ कोरिया, और उसी में थोड़ी ही ऊपर है हम 161 पे। और वो तुम्हें पता ही है कि देयर आर सो मेनी, कहते ना कि अब मैंने एक वो देखा था, तुम्हें याद दिलाती हूँ, एक इंटरव्यू देखा था ऑफ पीएम। अब पीएम के इंटरव्यू में आई डोंट नो द एंकर कौन है और कौन सा चैनल है, मुझे ये भी नहीं पता। हाँ उसने क्या पूछा, प्रधानमंत्री से कैसे प्रश्न पूछने चाहिए वैसे? अगर तुम जनरली प्रधानमंत्री से पूछना चाहोगे तो तुम क्या पूछोगे? हाँ, तो वहां पर क्या होता है, प्रधानमंत्री जो चाहेगा वही पूछा जाएगा। तो वहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि आप पर्स रखते हैं क्या? वो तुमने देखा होगा, बहुत फेमस सा शॉर्ट है वो, कि आप पर्स रखते हो क्या? तो अब ये बताओ उस पर्स से वो पिज्जा विज्जा खाने वाला है क्या एंकर, जो मोदी जी से पूछ रहा था कि आप पर्स रखते हो क्या? ये क्वेश्चन प्रधानमंत्री से पूछने लायक है? वही तो दिस इज द स्टेज ऑफ फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। अब ये एक डिबेट भी नहीं कह सकते, दिस इज द स्टेज ऑफ अ फ्रीडम इंडेक्स। एटलीस्ट फ्रीडम प्रेस को तो इतनी होनी चाहिए कि प्रेस जो मुद्दे हैं वही पब्लिक डोमेन में लेकर आए, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली पब्लिक को वो चीज करनी पड़ रही है, मीडिया पर्सन बने हुए कॉमेडी शो, ठीक है, और इट्स कॉमेडी शो टोटल। यस, एंड दिस इज द इंसिडेंट, मैं तुमको कोट करना चाहूंगी हमारे कॉलेज में, और आई वुड नेम। तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, अभी मणिपुर में इशू हुआ था, तुम्हें पता ही है मणिपुर में क्या हुआ था। एंड आफ्टर दैट देयर इज अ डिबेट इन द दैट, वो आपकी अदालत वाला चैनल,
ठीक है, वो चैनल भी मुझे नहीं पता क्या नाम है उसका। तो उसमें डिबेट बुलाई गई एंड हमारे कॉलेज में लिस्ट प्रिपेयर करनी थी, इन लोगों को लिस्ट प्रिपेयर की। लिस्ट में जिन बच्चों जो लिस्ट पता कैसे प्रिपेयर होती है हमारी कॉलेज में कहीं भी जाने के लिए, कि जो बच्चे रेगुलर आए उनकी होती है। तो रेगुलर तो हम भी गए थे, हमारा लिस्ट में नाम नहीं था। लिस्ट में नाम था अलग बच्चों का जिन्हें हम जानते भी नहीं थे कि ये आते भी हैं कॉलेज, ठीक है। उनको भेजा गया वहां पे डिबेट में, और डिबेट इस बारे में नहीं हो रही थी कि मणिपुर में क्या हुआ और मणिपुर में किसको क्या करना चाहिए, डिबेट कहीं और ही चली गई फिर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट फ्रीडम ऑफ प्रेस इज देयर, और प्रेस क्या कर रही है अभी फिलहाल में। तो एक फेमस सी कोट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। और 161 बहुत वर्स्ट कंडीशन है बेटा हमारी कंट्री के लिए। हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम चाइना से थोड़ा ही तो ऊपर है, ठीक है, बॉटम में है हम इस इंडेक्स में। तो गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट इट और मीजर अपनाने चाहिए ताकि कुछ फ्रीडम दी जाए प्रेस को भी। चलो नेक्स्ट है दिल्ली डिक्लेरेशन, चर्चा में रहा है, ये किससे संबंधित है, G20 समिट से संबंधित है। दिल्ली डिक्लेरेशन, ऑल द कंट्रीज ऑफ G20 अनएमियसली एक्सेप्टेड द दिल्ली डिक्लेरेशन, ठीक है, किसी ने भी कोई किसी तरह का अपोज नहीं किया, सबने दिल्ली डिक्लेरेशन को अपना लिया है, ठीक है। तो दिस इज डन। और ये बेटा रैंक याद रखा करो, रैंक सिर्फ भारत की नहीं, वो ये भी पूछ सकते हैं कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पे कौन है और बॉटम पे कौन है। तो टॉप का मैंने बता दिया नॉर्वे, बॉटम में कौन है, नॉर्थ कोरिया। चाइना की पोजीशन अगर देखी जाए तो 179 पे है, चाइना की भी नॉर्थ कोरिया से ऐसे ही है, क्योंकि तुम्हें पता ही है वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है, और वहां पर तो कोविड-19 जिसने बताया था डॉक्टर, उसी का पता नहीं दिया था। तो तुम बता लगा सकते हो पता कि वहां प्रेस फ्रीडम कितनी है चाइना में, ठीक है। तो दिस इज डन। वरुण 23 युद्ध अभ्यास याद रखना, भारत और फ्रांस के बीच में है, और यहीं पे चीजें याद हो जानी चाहिए बेटा, क्लास में याद हो जाती है तो हमारे लिए उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। सबमरीन 841, ये इसका दूसरा नाम है हीरो किम कुन उन, किम के नाम से याद रख सकते हो, किम जोंग उन की बनाई हुई है ये, ठीक है, न्यूक्लियर सबमरीन है, नॉर्थ कोरिया ने बनाई है। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पे एम्बेसी बनाने की घोषणा की है, दिल्ली कैपिटल ऑफ तिमूर लेस्टे, ये हमारी वाली दिल्ली नहीं है, ये उनकी दिल्ली है जो तिमूर लेस्टे इंडोनेशिया में एक आइलैंड है, वहां की कैपिटल है। फ्यूजिना वेटर, पक्षी जैसा दिखने वाला डायनासोर, ठीक है। व्हाइट जो सांबर है वो कहाँ पर पाई गई है, ये कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक में पाई गई है। और ये बेटा एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है ल्यूसिज्म, जिसकी वजह से इनकी स्किन पेल दिखाई देती है। कोको गाफ चर्चा में है, इनका संबंध किस खेल से है, ये टेनिस से रिलेटेड है, और ये यूएस ओपन इन्होंने जीता है 19 इयर्स की एज में। नेक्स्ट है ये अफ्रीकन यूनियन कब बना था, 1963 में, 55 मेंबर है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी इसका पहले नाम था, बाद में इसका नाम बदल करके अफ्रीकन यूनियन कर दिया गया। भूदान आंदोलन के पायोनियर आचार्य विनोबा भावे की जो जयंती है वो 11 सितंबर को मनाई जाती है, याद रखना। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 161 पे है, 180 कंट्रीज में। नॉर्वे नंबर 1 पे है, बॉटम में चाइना है 179 पे, और नॉर्थ कोरिया 180 पे। दिल्ली डिक्लेरेशन में ये चर्चा मेरा किससे संबंधित है, G20 से। और तुम लोगों को अभी यहाँ पे चीजें याद हो जानी चाहिए, जैसे ही देखो दिल्ली पुलिस का जब एग्जाम होगा ना, तुम्हें पेपर में दिखा दूंगी तुरंत कि क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर से कितने आएंगे, क्योंकि जो हम करंट में पढ़ रहे हैं ना वहां से क्वेश्चन शोर रखे हुए हैं, और हिस्ट्री में भी सेम यही चीज होगी, पॉलिटी में भी सेम यही चीज होगी।